हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में बिहार पीसीएस के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे। उसी में आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, लोकसभा के स्पीकर को। यानी लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यानी लोक लेखा समिति जो है, इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति जो है लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य होता है लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है और सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967-68 से है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी जो लोक लेखा समिति है, इसके लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है और लोक लेखा समिति जो है लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका उद्देश्य ही होता है लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है और 1967-68 से जो है विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इस सभी चारों ऑप्शनों में से देखना है हमें कौन सा कथन गलत है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती, यह भी कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यही ऑप्शन गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कोर्ट मार्शल के केसों को भी सुनवाई की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। डी ऑप्शन भी सही है। इस हिसाब से इसमें सी ऑप्शन सही होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यही ऑप्शन इसमें गलत होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, राज्यपाल। यानी राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति को। यानी एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को।
आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 217 का के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395। इसका सही ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 352। यानी अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। अनुच्छेद 356 में यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 57वें संविधान संशोधन, 60वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी 61वें संविधान संशोधन। यानी केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से की गई। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के चुनाव में हुआ। अगला क्वेश्चन है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वें संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा, 71वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी 61वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ग्राम नगर संबंध समिति। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए बलवंत राय मेहता समिति। यानी CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1975 द्वारा NDC द्वारा स्थापित समिति बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं।
वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना यानी NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। यानी केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए त्वरित निर्णय भी सही है, लचीलापन भी सही है और कानून की एकरूपता भी सही है। यानी बड़े देशों के लिए आदर्श, यही सही ऑप्शन नहीं है। इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। सी राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, बलवंत राय मेहता ने। यानी विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने की थी। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। और इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर था। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। यानी अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। यानी वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय की सिफारिश की थी, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या में गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्श, दात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शी समिति, पर्यवेक्षी प्राधिकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है प्रशासनिक प्राधिकरण है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय या पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी, जिसमें शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। यानी भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है।
अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 607, 1410, 1206, 1500। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 1206। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए जर्मनी। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस व चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस व चीन है, और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी मानव अधिकारों के संरक्षण से। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में दी फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका सही ऑप्शन होगा सी बेंगलुरु में हुई थी। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1970, 1910, 1950। इसका सही ऑप्शन होगा ये 1965 में। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। इसका सही ऑप्शन होगा ये 26 नवंबर 1949 को। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने व उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से
क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं।